स्वागत है बच्चों जीडी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। और इससे पहले यानी कि पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पर हमने क्या देखा था ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड कोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या देखा था कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं, फिर एक जो प्लेस होती है उस प्लेस का आपका क्लोथिंग हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, वो सब कैसे कैसे चेंज होते गए, फिर वो ज्योग्राफिकल एरिया, उस पर जो आपके वॉर हुए थे, इन्वेजन, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पार्ट 1 में देख चुके थे। अब पार्ट 2 में हम क्या स्टार्ट करने वाले, पार्ट 2 में हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है, जो भी लैंड के बारे में यहाँ पर आपको सब बताया गया है, तो इसे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड फार एंड वाइड। अब हमारी यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में बोला गया कि जो हमारी कंट्री है यानी कि इंडिया, वो बहुत ज़्यादा फार एंड वाइड एक्सटेंडेड है। आपने इंडिया मैप पे देखा होगा वो कितनी बड़ी है। देन इसे बोला गया एट इट्स नॉर्थ लाई द हिमालयस, to the east the Bay of Bengal, to the west the Arabian the Sea, and to the south the Indian Ocean, except for the island of Andaman and Nicobar and Lakshadweep, the rest of the country is contiguous। अब आपको बोला गया कि अगर आप इंडिया के नॉर्थ साइड में देखोगे तो आपको वहाँ पे क्या देखने मिलेंगे, हिमालयस देखने मिलेंगे। अब देखो ये आपको याद करके रख लेना है कि नॉर्थ साइड देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा, नॉर्थ साइड हमें क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्थ साइड हमें हिमालयस देखने को मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट आप ईस्ट की साइड देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मिलेगा। देन नेक्स्ट टू द वेस्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, अरेबियन सी, एंड टू द साउथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन। अब आपको बोला गया है कि एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड, इसे हम क्या रीड करते हैं, आइलैंड रीड करते हैं। एक्सपेक्ट फॉर द आइलैंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कंटीजियस, यानी कि ये दोनों आइलैंड को छोड़ के जो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप है, ये इंडिया में याद है। तो इन दोनों को अगर हम छोड़ दे तो जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो कैसी कंटिन्यूअस है। अगर आप मैप भी देखोगे तो जो इंडिया का पार्ट है वैसे कंटिन्यूस, हमने कहीं नहीं देखा है कि जो आपका फॉर एग्जांपल जो उत्तर प्रदेश है वो यहाँ पर है, एंड देन नेक्स्ट आपका जो जम्मू एंड कश्मीर हो गया वो कहीं और है। नहीं, जो कंट्री आपकी ऐसे कंटिन्यू गई हुई है। देन नेक्स्ट बोला गया वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस रीजन henceforth referred to as ancient India when we study the ancient history of India before 1947। हमें क्या बोला गया, बिफोर 1947 टुडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब बोला गया है कि अगर आप जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत पहले की पढ़ रहे हो, यानी कि बिफोर 1947 के पहले की हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश था वो भी क्या था, इंडिया का पार्ट था। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान कोई अलग कंट्री नहीं थी, वो अलग कंट्री बनी। और कब बनी, आफ्टर 1947। यानी कि अगर आप बिफोर 1947 के पहले देखोगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या थे, इंडिया के पार्ट थे। Next, the following regions are seen to be important when we look at the course of Indian history। अब आपको बोला गया कि ये जो आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ जो आपको यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है यहाँ पे हिमालयस। अब हिमालयस कहाँ लाई करता है, तो हमने क्या देखा था, हिमालय हमारा पड़ता है नॉर्थ में। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट द थर्ड डेजर्ट फोर्थ द डेक्कन प्लेट्यू, the coastal region, the island in the seas। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट कब हमें, ये इंपॉर्टेंट रीजन्स है, इनके बारे में हमें कब पढ़ना पड़ता है, जब हम हिस्ट्री को, इंडियन कोर्स की जो हिस्ट्री है उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया, फर्स्ट हिमालयस। अब यहाँ पर हिमालयस के बारे में बताया गया, तो बोला गया द हिंद कुश एंड हिमालय रेंजेस हैव क्रिएटेड एन impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent. The wall has separated the Indian subcontinent from the desert of Central Asia. However, there is a land route through the Khyber and Bolan
passes in the Hindu Kush mountain। अब जो हिंद कुश माउंटेन हो गया और हिमालय रेंजेस हो गए, इन्होंने क्या बनाया, एक वॉल बनाया है नॉर्दर्न साइड के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब ये जो वॉल है वो क्या करती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो आपके डेजर्ट है, सेंट्रल एशिया का जो डेजर्ट है, इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। बट फिर भी वहाँ पे एक छोटा सा लैंड रूट है जिसे हम क्या बोलते हैं, खाइबर एंड बोलान। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो रूट है यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, खाइबर एंड बोलान पैसेज बोलते हैं। अब क्योंकि इन दो चीज़ों को सेपरेट किया गया है तो सेम वहाँ पर एक रूट दे दी गई है। नेक्स्ट, दिस रूट वॉज कनेक्टेड टू एन एशियन trade route. The trade route from China passed through Central Asia and reached Arabia. It is known as the Silk Route or Silk Road. अब बोला गया है कि जो यहाँ पर ये रूट दिया गया था, जो यहाँ पर पास था, खाइबर पास था। अब ये जो पास था ये एक एशियन ट्रेड रूट था, उससे क्या था, कनेक्टेड था। अब एशियन ट्रेड रूट का मतलब क्या होगा, यानी कि बाहर के जो फॉरेन लोग होते थे वो क्या करते थे, इंडिया में आते थे अपने सामान को ट्रेड करने के लिए, तो इसी वजह से क्या बोल दिया गया था, उसे ट्रेड रूट करके बुलाया गया था। अब नेक्स्ट आपको बोला गया था इस रूट को हम क्या बोलते थे, सिल्क रूट बोलते थे। अब सिल्क रूट ही क्यों बोलते थे, तो सिल्क रूट इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे मेन जो ट्रेडिंग होती थी सबसे ज्यादा वो किसकी होती थी, सिल्क की होती थी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड to the western countries using this road। अब इस रोड का नाम सिल्क रूट क्यों रखा गया था, क्योंकि इस रूट का यूज करके सबसे ज्यादा कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट होती थी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वो थी हमारी सिल्क। Next, the route through the passes was used by many foreign invaders to enter ancient India. Many foreign travelers also come to India by this route। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि वाई जब हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो जो हिमालय है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से हमें एक रूट के बारे में पता चलता है जो कि क्या कर रही है, जो जहाँ से हमारा क्या होता था, सिल्क जो है ट्रेड किया जाता था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उस रूट का नाम भी हमने क्या रख दिया था, सिल्क रूट रख दिया था। एंड बहुत सारे इन्वेडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स, जो फॉरेन पीपल में जो ट्रैवलर्स थे वो सारे लोग एशियंट इंडिया में कैसे आए थे, तो वो इसी रूट का यूज करके आए थे, जो कि कौन सा रूट था, सिल्क रोड या सिल्क रूट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे द प्लेन ऑफ द सिंधु, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र। This region consists of the basin of the three big rivers Sindhu, Ganga, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। अब बोला गया कि ये जो रीजन है यानी कि द प्लेन्स ऑफ द सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये जो रीजन है इसमें क्या कंसिस्ट है, इसमें क्या है, तो यहाँ पर आपके जो बेसिन्स होते हैं, थ्री बिग रिवर की तीन सबसे बड़ी नदियाँ, यानी कि कौन कौन से, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और जो भी उसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जो भी वाटर फ्लो हो रहा है पतली गली से वो, तो ये सारी चीजें मिलकर, ये तीनों चीजें वहां पर मिल ही रहती है। दिस रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। अब यहाँ पर बोला गया ये जो रीजन है, ये रीजन कहाँ तक है, तो ये सिंध पंजाब तक, सिंध पंजाब में वेस्ट में और बांग्लादेश में, अब कहाँ पर है ये, ईस्ट में। इट वॉज इन दिस रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन of Harappa and the later state and empire of ancient India emerged। अब बोला गया कि ये वही रीजन है जहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी और उसके बाद ये क्या बना था, स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एशियंट इंडिया एमर्ज, जहाँ पे भी एशियंट इंडिया एमर्ज हुई थी। नेक्स्ट यहीं पर ये इसी रीजन में यानी कि द प्लेन्स ऑफ द सिंधु एंड गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, इसी रीजन में क्या हुआ था, आपका हरप्पन सिविलाइजेशन वगैरह हुआ था। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, द थार डेजर्ट। अब थार डेजर्ट के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया, द थार डेजर्ट spreads across Rajasthan, Haryana and some parts of Gujarat. A part of the desert lies in today's Pakistan। अब थार डेजर्ट के बारे में क्या बताया गया कि जो थार डेजर्ट है वो कहाँ तक स्प्रेड है, वो कहाँ तक फैली हुई है, आपके राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ द गुजरात, वो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ पार्ट तक जो थार डेजर्ट है वो है। एंड नेक्स्ट आपको बताया गया कि थार डेजर्ट का एक छोटा सा पार्ट, थार डेजर्ट का एक छोटा सा पार्ट, थार डेजर्ट का एक जो पार्ट है वो कहाँ लाए होता है, वो पाकिस्तान में भी है। द डेजर्ट हैज द सतलुज रिवर टू इट्स नॉर्थ एंड द अरावली माउंटेन रेंजेस टू इट्स ईस्ट।
the run of Kutch to its south and the Indus सिंधु रिवर टू इट्स वेस्ट। अब यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि थार डेजर्ट जो रीजन है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें है। तो अब देखो उसके नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में सतलुज रिवर, अरावली माउंटेन रेंजेस कहाँ पे रेंज कहाँ तक करती है, तो वो ईस्ट में करती है। नेक्स्ट द रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, साउथ में, और इंदस यानी कि सिंधु रिवर कहाँ पे है, वेस्ट में। नेक्स्ट द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीचेज अ थार डेजर्ट, इट इज नोन एज हकरा इन पाकिस्तान। अब जब यहाँ पर बोला गया कि जो घाघर रिवर है जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ तक पहुँचती है, वो थार डेजर्ट में भी पहुँचती है। अब यहाँ पर बोला गया कि इट इज़ नोन एज हकरा इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, इसे हकरा बोला जाता है। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान एज नाउ ड्राइड अप। मैनी साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड along the now dry course of the river। अब जो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रिवर को क्या बुलाया गया था, हकरा बुलाया गया था। बट जो अब उसका जो रिवर है वो क्या हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। कहाँ पर, आपके राजस्थान और पाकिस्तान में। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, बहुत सारे साइट्स जो थे वो कहाँ पर बने हुए थे, तो जो इसके ड्राई कोर्स थे वो वहाँ पर यहाँ बने हुए थे इस रिवर के। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, थार डेजर्ट के बारे में देखा। थार डेजर्ट हमारा कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, थार डेजर्ट हमारा स्प्रेड हुआ है राजस्थान, उसके सम पार्ट्स थे आपके गुजरात में, हरियाणा, और कुछ जो पार्ट है वो पाकिस्तान में था। अब थार डेजर्ट से क्या आती थी, सतलुज रिवर थी जो कि नॉर्थ में थी, अरावली माउंटेन रेंजेस उसके ईस्ट में थे। देन साउथ में रन ऑफ कच्छ था, एंड इंदस रिवर कहाँ थी, वहाँ पर वेस्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पे द डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू में देखो फर्स्ट पॉइंट बोला गया, द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टैपर्स ऑफ टू द साउथ। अब जो रीजन है ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वो क्या कर रहा है, वो साउथ की तरफ टैपर ऑफ कर रहा है। नेक्स्ट दिस रीजन हैज द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट, द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। अब बोला गया कि जो रीजन है, इस रीजन में जो अरेबियन सी है वो कहाँ पर है, वेस्ट में, द इंडियन ओशन साउथ में, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, वहाँ पर ईस्ट में है। अ रीजन थस बाउंड बाय द सी ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड अ पेनिसुला। अब बोला गया कि ऐसा रीजन जो सी से बाउंड हुआ हो, उसकी जो तीन साइड्स हो वो सी से क्या हो गई हो, बाउंड हो चुकी है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिसुला बोलते हैं। पेनिसुला का डेफिनेशन क्या होगा, अ रीजन बाउंड बाय द सी, the region bound by the sea on three sides is called as a peninsula. Next बोला गया a major part of the Indian peninsula is occupied by the Deccan Plateau। अब देखो एक ऐसा रीजन जो जिसके तीन साइड एक तीन सी से क्या हुए हो, वो बाउंड हो चुके हो सी से। एक ऐसा रीजन जिसके तीन साइड सी से बाउंड हो चुके हो उसे हम क्या बोलते थे, पेनिसुला बोलते थे। अब जो पेनिसुला है वो मेजर पार्ट जो है इस पेनिसुला का वो किससे ऑक्यूपाइड है, तो वो हमारा ऑक्यूपाइड है डेक्कन प्लेट्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया द माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द mountain ranges of the Vindhya and Satpura are located to the north of the Deccan Plateau। अब जो माउंटेन रेंजेस है विंध्या एंड सतपुड़ा के वो कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ है वहाँ पर उसकी रेंजेस है। नेक्स्ट द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस are to its west, they are also known as the western घाट। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस थे वो कहाँ पर रेंजेस होते थे, नॉर्थ में रेंज होते थे डेक्कन प्लेट्यू के। अब नेक्स्ट है वेस्ट में क्या रेंज होता है, तो वेस्ट में हमारा रेंज होता है सह्याद्री माउंटेन, और उस सह्याद्री माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स भी बोलते हैं। तो द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मालाबार। द माउंटेन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट। अब अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे सह्याद्री से तो वहां पर आपको कोस्टल रीजन्स मिलेंगे, और वो कोस्टल रीजन्स किसके रहेंगे, कोंकण एंड मालाबार के। नेक्स्ट आपको जो माउंटेन्स होंगे ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट बोलते हैं। जो माउंटेन रेंजेस, सह्याद्री माउंटेन के रेंजेस कहाँ थे, वेस्ट में थे, और इसके वजह से हम उसे क्या बोलते थे, वेस्टर्न घाट बोलते थे। एंड सेम जो माउंटेन रेंजेस ईस्टर्न साइड में रहेंगे डेक्कन प्लेट्यू के, उसे हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट बोलेंगे। द डेक्कन प्लेट्यू हैज फर्टाइल लैंड वेयर मैनी पोस्ट हड़प्पन agrarian culture
फ्लोरिश्ड। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है उसके पास बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, और हम जानते हैं कि जो फर्टाइल लैंड होता है वहाँ पर जो भी कल्टीवेशन होता है या एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है, और इसी के वजह से बहुत सारे जो पोस्ट हड़प्पन एग्रियन कल्चर्स थे, जो भी एग्रीकल्चर वाले चीज़ें होती थी, तो वहाँ पर की जाती थी। Next है Deccan Plateau was a part of the Maurya Empire, the largest in ancient India। अब डेक्कन प्लेट्यू किसका पार्ट था? यहाँ पर आपको बताया गया कि डेक्कन प्लेट्यू पार्ट था मौर्य एम्पायर का, जो कि क्या था, सबसे लार्ज मौर्य एम्पायर, द लार्जेस्ट in ancient India। Next है after the decline of the Maurya Empire too, several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in its region। अब बोला गया कि जब मौर्य एम्पायर खत्म हो गया था तो उसके बाद भी बहुत सारे जो अदर किंगडम्स बने, स्मॉलर एम्पायर्स बने, तो उन्होंने भी क्या किया, उस एरिया में कंटिन्यू किया, उस रीजन में क्या किया, कंटिन्यू किया फ्लरिश करना। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या देखा, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में देखा, जहाँ पर जो साइद्री माउंटेन्स है वो कहाँ पर रेंज हो रही है, वो वेस्ट में रेंज हो रही है, और इसी की वजह से हम उसे क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न घाट बोल रहे हैं। और वो माउंटेन रेंजेस जो कि कहाँ पर है, हमारे ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू से हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि डेक्कन प्लेट्यू के पास क्या बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, जिसके वजह से वहाँ पर क्या होते थे, पोस्ट एग्रियन कल्चर्स जो वो हुआ करते थे। डेक्कन प्लेट्यू किसका पार्ट था? तो मौर्य एम्पायर का पार्ट था, जो कि क्या था, लार्जेस्ट था एशियन इंडिया में। और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर उसे जो अदर छोटे जो भी किंगडम्स आए थे वो उसे क्या करते थे, उसमें फ्लरिश, यानी कि वहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर वगैरह होते थे वो वहाँ पर किए जाते थे। अब नेक्स्ट है द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में बोला गया from the time of the Harappan civilization, ancient India had trade relation with the western country। अब बोला गया कि जब हरप्पन सिविलाइजेशन का टाइम था, जो एशियंट इंडिया थी, पहले की इंडिया थी, अब उनका ट्रेड रिलेशन चल रहा था, और ट्रेड रिलेशन किससे चल रहा था, वेस्टर्न कंट्री से चल रहा था। दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय द सी। Therefore, India had developed contact and interaction with foreign cultures and people at the seaports। अब हरप्पन सिविलाइजेशन में हमारा ट्रेड रिलेशन चल रहे थे वेस्टर्न कंट्री से। अब ये जो ट्रेड रिलेशन है ये किसके थ्रू चल रहे थे? जैसे कि हम देखा था एक ट्रेड रूट था, ट्रेड रोड था, जिसका नाम क्या था, सिल्क रूट था। वैसे ही सेम टाइम यहाँ पर जो ट्रेड कैरिड आउट हो रही है वो किससे कैरिड आउट हो रही है, सी से। और इसी की वजह से जो इंडियन पीपल थे उन्होंने कांटेक्ट बनाया था एंड इंटरेक्शन था उनका फॉरेन कल्चर से, और जो भी लोग सी पोर्ट्स पे रह रहे हैं वहाँ पे। लेटर ऑन लैंड रूट्स कम टू बी यूज्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश। अब बहुत जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अब क्या हो गया, पहले की तो सी का जो सी के थ्रू ट्रेड होता था वो चलता था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया तो यहाँ पर अब क्या आ चुके थे, लैंड रूट आ चुके थे। यानी कि जैसे सिल्क रूट हो गया एग्जांपल में, तो वो एक रूट था, जैसे कि एक रोड हो गया, तो वैसे ही अब लैंड रूट आ चुके थे। बट लैंड रूट आने के बाद भी जो आपके सी पोर्ट थे वो क्या हुए थे, वो बंद नहीं हुए थे, वो क्या उनका जो इम्पोर्टेंस था वो वैसा ही था। तो ये हो गया आपका कोस्टल रीजन के बारे में। कोस्टल रीजन से हमें क्या पता चला कि जो एशियंट इंडिया थे उन्होंने क्या किया था, रिलेशन बनाए थे ट्रेड में विद वेस्टर्न कंट्रीज, एंड उन्होंने डेवलपमेंट जो डेवलप था कॉन्टेक्ट एंड इंटरेक्शन विद फॉरेन कल्चर्स एंड जो भी पीपल्स है उन किसके थ्रू बनाए थे, सी पोर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट है द आइलैंड इन द सी। अब द आइलैंड इन द सी, यहाँ पर क्या बोला गया है, Andaman and Nicobar are the Indian island in the Bay of Bengal। अब अंडमान एंड निकोबार ये क्या है, इंडियन आइलैंड है जो कि कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिया आइलैंड इन द अरेबियन सी। और लक्षद्वीप भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड। जो भी इंडियन आइलैंड के बहुत सारे ग्रुप है उन्हें हम क्या बोले, लक्षद्वीप बोला गया, जो कि कहाँ है, हमारे अरेबियन सी में है। द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड may have been important in ancient sea trade। The manuscript Periplus of the Erythraean Sea or the Handbook of the Red Sea makes a mention of Indian island। अब यहाँ पर बोला गया कि
मैन्युस्क्रिप्ट, एक मैन्युस्क्रिप्ट है, वहाँ पर क्या किया गया, इस इंडियन आइलैंड का यहाँ पर मेंशन किया गया, जो इसका नाम क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी, या तो आप उसका दूसरा नाम क्या है, हैंडबुक ऑफ द रेड सी। नेक्स्ट, इट हैज बीन रिटन बाय द अननोन ग्रीक सेलर। अब ये जो बुक है वो बुक किसके थ्रू लिखी गई थी, किसने लिखा था, तो वो एक अननोन, वो मतलब जिसे हम जानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अननोन बोलते हैं। एक अननोन ग्रीक सेलर जो थे वो बुक लिखे थे, और जो उसमें उन्होंने क्या किया था, इसको जो ये आइलैंड थे इनके लोकेशन को, जो आइलैंड थे इनके बारे में बताया गया था। और ये जो आइलैंड के लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ट्रेड होते थे, सी ट्रेड होते थे, उसके वजह से। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर मैप है वो, अब मैप के थ्रू आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है हमारा, बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में हमने क्या देखा था, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और यहाँ पर आप देख भी सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंडिया लिखा हुआ है। और अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर इंडेक्स दिया गया रहता है। अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो मैप में क्या दिया गया है ये आपको ईजिली समझ जाएगा। जैसे कि ये सिंबल, अगर आप ये सिंबल कहीं ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या दिया गया है, पास दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे बोलन पास है। देन नेक्स्ट देखो रिवर, अगर आप ये ब्लू, जो यहाँ पर ब्लू लाइन दिए गए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ब्लू लाइन दिए गए यहाँ पर, तो ये लाइंस का मतलब अब मैप पे क्या होता है ये कैसे पता चलेगा, तो आप इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स में देखोगे ब्लू चीज किसको बताएगी, ये रिवर को बताएगी। ये ब्लू लाइन क्या होती है, रिवर होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो जो आपको थिक ग्रे लाइन दिख रही है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माउंटेन्स होते हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपको जो थिक लाइन है, थिक ग्रे लाइन जो है वो दिख रहे होंगे, इसमें आपको लिखा गया हिमालयन माउंटेन। देन नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे येलो मस्टर्ड टाइप कलर में दिख रहे हैं वो क्या है, आपका थार डेजर्ट है। नेक्स्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो भी ऐसे छोटे छोटे ऐसे आपको डॉट्स दिए गए ये क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। एंड नेक्स्ट आप ये देखोगे ये क्या है, प्लेट्यू है। तो ये जो यहाँ पर हमने इतना ये कलर करके दिया गया हुआ है ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप को स्टडी कर सकते हो। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उस मैप का आपको ये देखना पड़ेगा, इंडेक्स देखना पड़ेगा, देन आप इजीली जो है ये मैप को देख सकते हो। यहाँ पर भी देखोगे खैबर पास है, यहाँ पर बोलन पास है, यहाँ पर जो दूसरी कंट्री है वो है अफगानिस्तान है, नेक्स्ट पाकिस्तान है। यहाँ पर हमें रिवर देखने को मिल जाएगी, गंगा होगी, घाघर होगी, मैंने देखा था घाघर रिवर जो कि यहाँ पर हमने थार डेजर्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। देन लक्षद्वीप, यहाँ पर हमें ग्रुप ऑफ छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं जिसे हम क्या बोला रहे, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप यहाँ पर कहाँ पे हमने देखा था, अरेबियन सी, तो मैप में भी सेम है। तो ये हो गया मैप के बारे में। और इसी के साथ क्या होता है आपका जो 1.2 था, यानी कि 1.2 आपका जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। बाकी का जो पार्ट है यानी कि 1.3 हम ये क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।